औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए हैं। आज हुकूमत सिंध जिसकी इस वक्त और हर वक्त प्रायोरिटी ये होती है कि यहाँ पे लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि यहाँ पे लोग सरमायाकारी करें, और वो सरमायाकारी ना सिर्फ सूबा सिंध में लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट हो। अभी तक हुकूमत सिंध ने जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं जिसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अगर कहीं आई है तो वो पाकिस्तान में सूबा सिंध में आई है। हमने इससे पहले भी जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे कोल के प्रोजेक्ट्स हों, दूसरे प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें ये हमारी प्रायोरिटी यही रही है कि सिंध में जो भी बाहर से सरमायाकारी आए उससे हम लोगों को फ़ायदा दे सकें। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, और उन्होंने आज भी सुबह को वज़ीर आला साहब से मुख्तलिफ़ फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स की मुलाकात हुई है, और उसमें इन्हीं 3-4 दिनों में हमारी ये कोशिश होगी कि हम वो MOUs भी साइन करें, और उसके साथ साथ हम यहाँ के जो इम्पोर्टेंट हमारी जो फील्ड है उसमें किस तरीके से लोगों को फ़ायदा मिल सके और किस तरीके से जो है हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। आज भी एक फ़ॉरेन बिजनेसमैन जो हैं सुबह को वज़ीर आला साहब से मिले और हमारे एक अच्छी वहाँ मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने कहा कि जी वो एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और जो है हमारे एनर्जी सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जो सिर्फ हेल्थ सेक्टर है उसमें पूरा एक मेडिकल सिटी जो है हम कराची में बनाने जा रहे हैं, जिसमें रिसर्च लैब्स होंगी मेडिकल सिटी में, जिसमें यहाँ पे पूरी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बनेंगी, और कोई $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेडिकल सेक्टर में जो है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि $1 बिलियन जो है वो मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी इंटरेस्ट शो किया है कि वो जो हुकूमत सिंध ने जो धाबेजी इकनॉमिक ज़ोन बनाया है, जो कि CPEC पाकिस्तान का पहला इकनॉमिक ज़ोन है जो कि CPEC के साथ कनेक्टेड है, तो वो धाबेजी और उसका काम भी बहुत स्पीड से चल रहा है। तो धाबेजी इकनॉमिक ज़ोन में ये हमारे फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स ने ये अपना इंटरेस्ट भी शो किया है कि वहाँ पे वो ज़मीन भी परचेज़ करेंगे और वहीं पे जो है वो इंडस्ट्री लगेगी। और उससे उन्होंने आज भी ये कहा कि जी हम लोग कोई 50,000 लोकल लोगों को नौकरियां हम उस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जितनी भी कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर ले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन जो बिजनेसमैन है और वो भी इंटरनेशनल बिजनेसमैन, उसका एतमाद आज भी हुकूमत की तरफ बहाल है और वो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो खाद है या जो मशीनरी है जो कि बाहर मुख्तलिफ ममालिक में जो हमारी यील्ड मुख्तलिफ ममालिक में ज़्यादा होती है, हमारा एग्रीकल्चरिस्ट जो है उसके पास एक शॉर्टेज ऑफ वाटर है, और उसके बाद वो भी चाहता है कि जी मैं भी कॉम्पीट करूं, क्योंकि हमारे खाद के और बीज के इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारी बिजली बहुत महंगी है, जो हमारे ट्यूबवेल्स चलते हैं उनके लिए बड़े ज़्यादा उसमें अखराजात होते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जी हम ठीक है हम सियासत करते रहें, सियासी बातें करते रहें, लेकिन हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम सब लोगों को लोग वोट इसलिए देते हैं कि हम असेंबली में आके जितने भी शोबाजात हैं हम उनके लिए कुछ कर सकें। हम लोगों को लोग सिर्फ वोट इसलिए नहीं देते कि हम रोज़ाना टीवी पे आके सिर्फ एक दूसरे को गालम गलौज देते रहें, एक दूसरे को सेक्टर जो है लेट्स सपोज अगर आप मेरे सामने इस वक्त सहाफ़ी बैठे हैं तो सहाफ़ी भी ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे लिए हुकूमत क्या कर रही है। अगर मीडिया मालकान बैठे हुए तो हो सकते हैं यार हमारे लिए हुकूमत क्या रिलीफ दे रही है। इसी तरीके से जितने भी सेक्टर्स हैं, किसान है, किसान देख रहा है कि जी हमारे लिए हुकूमत क्या कर रही है। जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहा है, वो सब के सब की नजरें ये हैं कि जी हमारे लिए हुकूमत क्या करे। तो उसके लिए ही ये एक प्री प्लान हमने पूरा एक विजिट रखवाया, जिसमें हमने जो की सेक्टर्स हैं उसके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंटरनेशनली उनको इनवाइट किया है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे सरमायाकारी करें, और ज़ाहिर है उस सरमायाकारी से वो अपने भी प्रॉफिट लेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को
उस सरमायाकारी से क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास विंड कॉरिडोर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे हम कोयले के जरिए भी बिजली पैदा कर रहे हैं और हमारे पास सबसे पूरे पाकिस्तान में अब ये प्रूव हो गया कि सबसे सस्ती बिजली जो है वो सिर्फ जो कोयले से निकल सकती है और कोयला पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिकदार में अगर है और जो उसको हमने निकालने में कामयाब हुए हैं तो वो थर के कोयले को हम निकालने में कामयाब हुए हैं, जिससे अभी भी कोयला निकल रहा बिजली पैदा हो रही है। तो ये सारे अच्छे सेक्टर। फिर उन्होंने ये भी इंटरेस्ट शो किया इन्वेस्टर्स ने कि हम ट्रांसपोर्ट के महकमे में हम इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी आज उनसे जब सुबह को बातचीत हुई और अब हमारी दोबारा भी कल भी मीटिंग है उन लोगों से और मुख्तलिफ महकमे जहाज जो हैं वो उनसे मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला साहब ने भी कहा है कि उनको मुख्तलिफ महकमों से मीटिंग्स करें और ताकि ये सारी मीटिंग सिर्फ मीटिंग हद तक ना हो, ये फ्रूटफुल रिजल्ट जो है हम अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने सूबे के लिए दे सकें। तो उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कराची सर्कुलर रेलवे है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इससे पहले हमारी यूटोंग से बात हुई थी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उन्होंने भी अपना ये एक इंटरेस्ट शो किया था और हमने उनको कहा कि जी अभी तक आप के यहाँ पे काम चल रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप कराची में प्लांट लगाएं जिसके ज़रिए लोगों को जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, वो हमें बसेस वगैरह सस्ती भी मिले और उसके अलावा हमें जो है यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी फराहम हो। तो उस पर उन्होंने तैयार है। और फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात की जो कि मैं पहले काफ़ी ये बात कह चुका हूँ कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलें। कराची से लेकर सखर तक कुछ 400 किलोमीटर है, यहाँ पर स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन चले जिसकी वजह से लोगों को का सफ़र आसान हो, सस्ता हो और वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन हर मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हमारी ये भी बात हुई कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह की प्रोजेक्ट शुरू करें और मैंने उनको कहा कि 2 फेज़ में करें, एक कराची से लेकर हैदराबाद तक करें और फिर आप कराची से लेकर सखर का करें। दोनों 2 फेज़ में इसको आप करें जिससे जो है वो लोगों को ये एक सहूलत मिल सके। फिर जो है मैं समझता हूँ कि इस पर पूरे सिंध सूबे की नज़रें हैं और हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये हम जो जिस तरह लोग एतमाद कर रहे हैं हुकूमत सिंध पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे लोगों को एक एतमाद है, उसमें हम उनको इतना अच्छा डिलीवर करके दे सकें कि ना सिर्फ किसी एक मुल्क, हम कहते हैं पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा मौके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि ये हम लोगों की जो प्रायोरिटी है सबकी, वो शायद हमारी किसी और प्रोजेक्शन में प्रायोरिटी है कि ठीक है किसी को बुरा भला बोल दिया, 2 लफ्ज़ बन गए तो उसमें भी प्रोजेक्शन हो गई, कोई और काम कर दिया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सेक्टर इस विज़िट के अलावा मैं बात करूँ कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम अभी कुछ अहम इक़दाम लेने जा रहे हैं। मोटर व्हीकल फिटनेस का लॉ ऑलरेडी मौजूद है कि गाड़ी जो आपके पास रोडों पे चल रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, क्या वो गाड़ी इस काबिल है कि वो गाड़ी रोडों पे चल रही है। पूरी दुनिया में कानून मौजूद है, पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें, मुझे बड़ा अफसोस करना पड़ता है, चारों सूबों की हुकूमत और वफाक हुकूमत, हम लोगों ने अभी तक उसमें वो किरदार अदा नहीं किया जो हमें करना चाहिए और उसमें मैं अपने आप को भी कसूरवार साबित करता हूँ और मानता हूँ कि जो हमारा भी कसूर है कि मैं भी समझे कि मैं 1.5-2 साल से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, लेकिन हमने कोशिशें ज़रूर की है कि इसको हम किस तरह इम्प्रूव किया जाए और हमारे कल्चर में ही नहीं है। तो अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। कल मेरी मीटिंग थी ट्रांसपोर्ट की, अब हम ये करने जा रहे हैं कि 2 किस्म के मैकेनिज्म पर हम लोग काम करें और जल्दी हो जाएगा ये काम। एक मैकेनिज्म हमारा ये होगा कि हम गवर्नमेंट साइड पर जो है इसको स्ट्रेंथन करें। मुझे बड़ा अफसोस कहना पड़ता है, हमारे पास पूरे ट्रांसपोर्ट महकमे में 2 ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे। अब 2 लोग जो हैं वो लाखों गाड़ियों को क्या मोटर व्हीकल की वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब वो 22 हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के बाद। क्या 22 लोग भी इन गाड़ियों की फिटनेस वगैरह चेक कर सकते हैं? तो हल क्या बचता है कि या तो मैं इसको, या हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करे, या जो ऑलरेडी जिन लोगों के पास ये मैकेनिज्म, ये मशीनरीज मौजूद हैं, हम उनको आउटसोर्स करें। तो दोनों ऑप्शंस पे हम काम करें। विदिन 1 वीक मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर आऊँगा, क्योंकि क्लाइमेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हमने अपने लोगों को, क्योंकि लोगों का हक है कि अगर लोग बाहर वॉक कर रहे हैं तो उनको
बगैर आलूदगी की हवा मिलनी चाहिए, लोगों का राइट है, वो राइट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला कह रहा हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर एक अच्छे सोल्यूशन के साथ हम लोग सामने आएंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं बगैर फिटनेस के कोई गाड़ी रोड पे ना चल सके, और उसमें हम सब ने रोल प्ले करना होगा। जो मैं बैठा हूँ, मैंने अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी होती है, ये कानून कहता है कि साल में एक दफ़ा मुझे अपनी गाड़ी की फिटनेस करानी है कि मेरी हेडलाइट चल रही है नहीं चल रही है, मेरी गाड़ी में इंजन में जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे वो बाइक वाला हो चाहे क्या हो, क्या वो गाड़ियाँ धुआं तो नहीं छोड़ रही है, और धुआं क्या आपकी और हमारे बच्चों को ख़राब तो नहीं कर रही। ये हमारे पाकिस्तान के अहम मामलात हैं, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी क्या है कि बस सियासी गंद एक दूसरे के ऊपर उछालना। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम लोगों के मसले को क्या करें, बड़े अफसोस साथ करना पड़ा। लेकिन ये सारे महकमे भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है, अब हमने उसको परफॉर्म करना है, और ये हमने मकसद की हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उसमें मतलब मैं अपने आप को सबसे पहले कटहरे में लेके आता हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये चीज़ें करें। तो ये हम करने जा रहे हैं, और हम जैसे ही करेंगे तो सबसे पहले हम इसको नाफिज़ुल अमल करेंगे। जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ हैं सबसे पहले वो 100% अपनी फिटनेस करवाएं, चेक करवाएं। पहले सरकारी गाड़ियाँ कराएं, फिर आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कराएं, सब कराएं। और हम चाहते ये हैं, और उसमें मैं आपको यकीन तौर पर बता दूं, किसी को तकलीफ देना मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये कि ये हमने ख्याल रखना है, हमने अपने एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का हमने ख्याल रखना है, वरना हम भी उन्हीं आलूदा शहरों में शुमार हो जाएंगे और फिर हमारे पास भी लोगों के लिए सांस लेना अजाब बन जाएगा। तो ये अगर हमने एडवांस में इन चीज़ों को नहीं ठीक किया तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। दूसरा, मैं ट्रांसपोर्ट की लास्ट बात करता चलूँ कि पीपल्स बस सर्विस जो कि कामयाबी के साथ चल रही है, अगले 2 माह में हमने उनको कहा है कि जी मज़ीद 40 बस स्टॉप्स कराची में बनाए जाएं, और उन बस स्टॉप्स में ताकि लोग जो हैं जो बस के लिए इंतज़ार करते हैं वो कहीं खड़ा होना ना पड़े और वो बस स्टॉप पे बैठें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी पब्लिक से भी कि बराए मेहरबानी बस के अमले को तंग ना करें कि जी यहाँ रोको वहाँ रोको। बस स्टॉप्स बने होंगे, आपने सिर्फ बस स्टॉप पर रुकना है, बस ने आपको पिक भी वहीं से करना है और बस ने आपको ड्रॉप भी वहीं करना है। ये नहीं हो सकता कि कोई आधे किलोमीटर के बाद कोई उसको बस ड्राइवर से लड़ रहा है या कंडक्टर से लड़ रहा है कि मुझे यहाँ उतारो। दूसरा, ये एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड को जो है वो टेक केयर करना हमारा काम है। अभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर साहब, और ये उनकी पॉलिसी के बिना पे कर रहे हैं। आपके पास हमारी एक बहुत बड़ी एक फील्ड है जो कि आर्ट से मुतल्लिक है, और उसमें आपकी सिनेमाएँ हमारे मुल्क में बंद हो रही हैं, ठीक है, हमारे मुल्क में, और नए लोगों को, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको वो मौका नहीं मिल रहा। हमने इस कैबिनेट में, लास्ट कैबिनेट में मंजूर भी करवाया था। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसने एक बोर्ड भी बना लिया है, और अब हम जो है हम चाहते हैं कि नए लोगों को हम मौके फराहम करें कि लोग आके इस इंडस्ट्री में आएँ, कि लोग इनकरेज करें बाकी लोगों को भी। हम चाहते हैं कि जी यहाँ पे लोगों को मज़ीद टैलेंट को इनकरेज किया जाए, हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें में लोगों को स्पॉन्सर करें, हुकूमत सिंध लोगों को स्पॉन्सर करे कि जी वो नैरेटिव बिल्डिंग पे कि लोगों को अच्छी चीज़ें हम बताएं, अच्छी चीज़ें पहुंचाएं। लोगों को सिर्फ हम सोशल मीडिया पे ये ना बताएं कि जी किसकी पगड़ी किस तरह उछालनी है, लोगों को ये ना बताएं कि जी किसको किस तरह जो है गंदा करना है, किसकी जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करनी है, किसकी फैमिलीज की तस्वीरें लगानी है, किसको गंदा बोलना है। तो इन चीज़ों के लिए से हट के लोगों को आप पॉजिटिव चीज़ों पे लेके जाएं, उसके लिए भी हुकूमत सिंध जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है। दूसरा, लास्ट कैबिनेट में उसके मिनट्स आप भी आ चुके हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम हुकूमत सिंध ये करने जा रही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और पब्लिक स्कूल्स हैं हुकूमत के, उसमें डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए एक मखसूस कोटा रखी जा रही है कि तमाम स्कूल्स में जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको वहाँ पे एडमिशन भी मिले, उनको क्लासेस में जो है वो पढ़ाया भी जाए, और वो भी आम बच्चों के साथ ही जो है वो अपनी परवरिश कर सकें उसमें, ताकि सोसाइटी को अपने बिहेवियर्स का जो पता चल जाए, कि हम सबको पता चले हमें किस तरह उनके साथ बिहेव करना है। हम लोग या तो उनसे खौफ खाते हैं या तो फिर उनको हमने सोसाइटी से अलग किया हुआ है। कसूर बेसिकली ये हमारा है कि हम उनको उस तरीके से जो है वो सही तरीके से नहीं टेक केयर करते। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला का हर शख्स जो है, आप भी अल्लाह ताला की मखलूक हो, हम भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, हर शख्स अल्लाह ताला की मखलूक है। हमें एक दूसरे को ख़ास तौर पर किस तरह एज ए अच्छा इंसान बनकर हम एक दूसरे की वो खिदमत कर सकें। इसके बाद जो एक लास्ट चीज़ है वो सिंध पीपल्स
रूरल सिविक सर्विसेज जो है हुकूमत सिंध ने वो बनाया है, क्योंकि जो 61% हमारी आबादी वो रूरल एरियाज़ में रह रही है, और उसको जो है सिंध पीपल्स रूरल सिविक सर्विसेज को का मकसद बनाने का ये है कि हम किस तरीके से उन लोगों को पीने का साफ पानी पहुँचाएँ। क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम उनका जो मकसद वो यही है कि जितने भी शहरी इलाके हैं और रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे पीने का साफ़ पानी लोगों को प्रोवाइड किया जाए, वहाँ की जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे प्रोवाइड की जाएँ, और देही इलाकों में भी रैपिडली काम चल रहा है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं कि हम आपके सामने लेकर आएँ, और मीडिया से भी कहें कि जी हमें इन चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि हम लोग एक पूरी सोसाइटी है। ये मुल्क में सिर्फ ये नहीं कि जो सिर्फ पॉलिटिशियन ही रहते हो और जिनका काम सिर्फ मीडिया में आके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये पूरी एक सोसाइटी है। ये मुल्क मुआशरा एक सोसाइटी है, और उस मुल्क मुआशरे में हर मसला अहम है, और वो हर मसला अहम है तो हम सब ने उसमें अवेयरनेस पैदा करनी है। हमने उसमें एक पार्ट बनना है। सिविल सोसाइटी ने इन सारी चीज़ों का एक हिस्सा बनना है। अगर हमें अच्छे मुआशरे में हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आगे तरक्की करे, तो हम सब ने अपना अपना एक फ़र्ज़ है वो निभाना है। जी लाशार एक लाशार इमरान खान की तरफ से जो फाइनल कॉल आई थी, जो मिस कॉल हो गई, अब उसकी तरफ से आखिरी पत्ता जो है वो खेला जा रहा है कि सिविल नाफरमानी, जिसकी उसके फाइनल कॉल की तरफ। मेरे भाई, मैंने इतनी आपको बातें बताई कि यार हमारे सिविक इशूज़ क्या हैं, हमारे सिविल मसले क्या हैं, हमें किस मौजूओं पे ज़्यादा बात करें, चाहे वो मीडिया में हाईलाइट हो ना हो, चाहे मीडिया में वो स्पेस मिले ना मिले, हम किस तरह सिविक इशूज़ में लोगों की बेहतरी के लिए क्या कर दें। आपको फिर भी वो फाइनल कॉल और लास्ट कॉल, अब चलिए आपने जो बात की सिविल नाफरमानी की और फाइनल कॉल की, देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भी मैं कह सकता हूं कि उसने आज तक जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से उसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं, और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। जब धरना था 126 दिन का धरना, उसमें क्या उसने सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं दी थी। उसने कहा था कि जी पाकिस्तानियों, बाहर अगर पैसा भेजना हो तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ना भेजो, आप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करो, हवाला हुंडी के जरिए भेजो। अगर मुझे पता होता आप ये सवाल करते तो मैं आपको वो क्लिप भी दिखाता। फिर उसने कहा कि जी मैं ये बिजली का बिल जो है आज से मैं भी नहीं भरूंगा, आप भी नहीं भरो, और यूं फिर बिजली का बिल फाड़ा था, याद होगा आप लोगों को। और क्या हुआ कि जी ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, लोग बिजली का बिल नहीं भरें, लोग बैंकिंग सेक्टर से पैसे बाहर ना भेजें, हर वो काम करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। फिर चाहे पीटीवी को आग लगाना हो, चाहे रेडियो पाकिस्तान को आग लगाना हो, चाहे 9 में जैसे अंदोनाक वाक़यात करने हो, चाहे एम्बुलेंसों को आग लगाना हो, चाहे आपकी हमारी पीपुल्स बस सर्विस को शारा फैसल में जिस तरह आग लगाना हो। ये किसको नुकसान हुआ? अगर रोड आप तोड़ते हो किसको नुकसान होता है? आप एक धरने की कॉल देते हो या आप बोलते हो कि आज हम इस्लामाबाद में यलगार करेंगे, अगर 30,000 पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जो सारी चीज़ों पे खर्चा होता है ना, तो नुकसान किसका हो रहा है? हुकूमत का नुकसान हो रहा है। और हुकूमत का नुकसान नहीं है, ये पब्लिक का नुकसान है। वही पैसा जो कि लग सकता है किसी भलाई में, किसी हॉस्पिटल में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, वही पैसा आप इस तरीके से आप मुल्क को बंद करवाने की कोशिश करते हो ताकि आपके स्टॉक पे प्रेशर आए, आपके कारोबारी जगहों पे प्रेशर आए, आपका इंटरनेशनल इन्वेस्टर, अभी मैंने शुरुआत इंटरनेशनल इन्वेस्टर से की कि उसका जो है वो एतमाद शेख की हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश। और अभी भी जो आप बात कह रहे हैं कि उसने कहा कि जी डिफेंस प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए, तो ये भी किसी और की ख्वाहिश पे चल रहा है। क्योंकि अगर डिफेंस प्रोडक्ट्स के जो भी किसी भी मुख्तलिफ कमर्शियल यूज़ में हो रही चीज़ें, तो वो पैसा अगर सौदा के लिए जा रहा है या उसकी अपनी उस इदारे के इस्तेकाम के लिए जा रहा है, इदारे की मुस्तकम होने के लिए जा रहा है, तो पीटीआई का लीडर नहीं चाहता कि कोई ऐसा काम हो जिसमें कोई इदारा मुस्तकम हो। पहले उस इदारे के खिलाफ इसने साजिश की, उस इदारे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, उसको मलाइन करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सोशल मीडिया में जहर उगलने की कोशिश की। अब चाहता है कि उसको मैं कमर्शियली भी ब्लॉक करूं, तो वो ये पाकिस्तान के हर इदारे के खिलाफ, चाहे उसने पहले अटैक किया हो कि जी फाइनेंशियली हम बैंकों को अटैक करें, जो हवाला हुंडी की बात की, फिर उसने कहा कि जी पाकिस्तान में वापडा को नुकसान पहुंचाएं, बिजली के बिलों की बात की कि कोई पे ना करे, फिर उसने कहा कि सिविल नाफरमानी के लिए अब ये कि जी डिफेंस प्रोडक्ट का करें। तो वो
हर इदारे को टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उसका टारगेट ना इदारा है ना पॉलिटिशियन है। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक भाई, अरबाब साहब, एक मिनट भाई। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले गवर्नर साहब ने भी एक बात की है, वैसे वो लाइटर मूड में आप जवाब दे तो मेहरबानी। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी वजीर को वजीर बनाने से पहले उसके करप्शन का टेस्ट करना चाहिए। तो आप इसमें इत्तेफाक करते हैं कि किसी को वजीर बनाने से पहले करप्शन का टेस्ट होना चाहिए? देखिए जी, उनकी मर्जी, हर कोई अपने राय दे सकता है। जी इमरान खान की जान को खतरा है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर उसका जो है मैंडेट जो है इमरान खान का तस्लीम किया जाए। तीसरी उन्होंने बात ये की है कि ये जो मिस कॉल है ये तो मिस कॉल ही रहेगी, लेकिन ये बता दें इमरान खान की जान खतरा है कि नहीं है? देखिए जी, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या नहीं है, और अगर फैसल वाबडा साहब ने कोई बात कही है तो ज़ाहिर है वो एक बहुत इल्म रखते हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनको इस्लामाबाद की बातों का ज़्यादा इल्म होगा। मुझे यहाँ पे सिंध में बैठे हुए मुझे उनका इतना कोई इल्म नहीं। जी, मौलाना फजल रहमान ने एक फिर अल्टीमेटम दिया है कि 17 दिसंबर तक अगर मदारस का बिल मंजूर नहीं किया गया, उन्होंने शिकायत की है सदर पाकिस्तान के, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए, ये धोखाबाजी की गई है। देखिए जी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की जितनी भी पोजीशंस है ना वो सेरेमोनियल पोजीशन होती हैं। उनको कोई भी अगर गिला शिकवा है मौलाना साहब को तो वो हुकूमत से कर सकते हैं, और हुकूमत ही सारी चीज़ें करती है। आपको पता है कि बिल पास करना, बिल बनाना, ये सारे काम हुकूमतों के होते हैं। जी मेमन साहब, ये बताइए आपके फैसल वाउडा जो है कौमी हुकूमत की बातें कर रहे हैं, जिसके हवाले से वो आपके चेयरमैन से भी मिले थे, फजल रहमान साहब से भी मिले थे, कल वो MKM में आए थे। तो कौन सी हुकूमत बनने जा रही है, और ये भी बता रहे हैं जरा कि आपकी आशीर्वाद उनको हासिल है? अब आपको जो ज़राए बता रहे हैं उन ज़राए ज़्यादा तफसील पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरे इल्म में यह है कि ठीक है, फैसल वाबडा साहब एक सेनेटर हैं, एक अच्छे शख्स हैं और अच्छे आदमी हैं, अच्छी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर वो किसी से भी मिलते हैं तो मिल सकते हैं, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिलना हर एक का जायज़ा, कि आप भी मिल सकते हैं, आप भी एक अच्छे सहाफ़ी हैं और आप भी चाहें जिस पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से मिल सकते हैं और अपनी राय वहाँ रख सकते हैं। जी अमीर साहब। ये बताएं कि आपने इन्वेस्टर्स की बात की बाहर के, जी अच्छा, उनको एक माहौल जो मिलना चाहिए वो मुयस्सर नहीं है माजरत के साथ। यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज है अपनी जगह पे, का अशर आप लोगों ने देख लिया कि वो बड़े महदूद होकर रह गए। उसके अलावा आपकी सड़कें ठीक नहीं है, आपके यहाँ और भी बहुत सारा बिजली, गैस और दीगर इशूज हैं, जिसकी वजह से शायद कोई इन्वेस्टर कोई अट्रैक्शन जो है उनको शायद ना हो। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत उनका एतमाद किस तरह हासिल करेगी, क्या प्लानिंग है आपकी? दूसरा, आपने ये फिटनेस के हवाले से जो बात की है, तो ये फिटनेस हो जाती है सर, घर बैठे भी हो जाती है। ये पूरा मनी दे दे, पैसे दे दे, तो ड्राइवर को गाड़ी को उधर लाना भी जरूरी नहीं होता। इस करप्शन को किस तरह रोकी? बिल्कुल, मैं पहले जवाब दूंगा आपके दूसरे सवाल का कि फिटनेस आपने कहा कि हो जाती है, घर बैठे हो जाती है, ड्राइवर पैसे दे के जाता है, गाड़ी भी नहीं जाएगी, गाड़ी की फिटनेस हो जाती है। ये हो जाती होगी, मे भी हो जाती है, आज भी होती हो, लेकिन जब से अब हम ये काम को हमने एक एक चीज़ को हमने टारगेट करके किया ना, हमने कोशिश ये की कि हर महकमे की हर चीज़ को अपने टारगेट से हम ठीक करें। इसके अब हम पीछे शुरू पड़ गए। हो सकता है आज हो जाती हो सकता है एक हफ्ते के बाद हो जाती हो, लेकिन जिस दिन से हम नया मैकेनिज्म शुरू करेंगे हमीद साहब, ये मेरे आपसे वादा है कि नहीं हो सकेगी। कोई ट्रांसपोर्ट का कोई ऑफिसर की भी मजाल नहीं होगी वो कर सके, ना कोई सेक्रेटरी कर सके, ना मिनिस्टर कर सके, ना उससे ऊपर कोई कर सके। गाड़ी जिसकी भी होगी, चाहे वो ताकतवर आदमी है या कोई वो आम आदमी है, जिसकी गाड़ी होगी वो गाड़ी उस सेंटर में जाएगी। गाड़ी की फिटनेस बिल्कुल हर चीज़ मॉनिटराइज होगी, किसी की भी नहीं होगी, ना किसी सहाफ़ी की भी नहीं होगी कि कोई प्रेस का कार्ड देके चला जाए, ना ना किसी वजीर की होगी, ना MLA MP की होगी। तो हमारा मकसद ही यही है। देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आपने अभी तक जितने सवाल हुए, मुझे ये सवाल आपका अच्छा लगा कि यही बात है कि हमारे बच्चे इस शहर में रहते हैं ना, इस मुल्क में रहते हैं पूरे, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उनको किस तरीका माहौल पैदा करके दे रहे हैं। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होती है। जहाँ आपकी दूसरी बात थी इन्वेस्टर्स की, मैं आपको बता दूं कि अभी तक सबसे बेहतरीन
इन्वेस्टमेंट का माहौल अगर किसी ने दिया है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दिया है। मैं उसकी आपको मिसालें गिनवा कर दे सकता हूँ कि आज भी इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अगर कहीं एतमाद महसूस करता है तो सिंध हुकूमत करता है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ही हुकूमत सिंध ने दिया था। और इंटरनेशनली अगर पाकिस्तान वहाँ पे चौथे नंबर पे आया तो बिकॉज ऑफ आपके सिंध सूबे की वजह से आया। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुद 10 दफ़ा कह चुके हैं कि जी हम चाहते हैं कि हम भी सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल उसको अपनाएं। आपका पहला जो हैदराबाद मीरपुर खास जूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपका जो है झिरक मुलाकात ब्रिज जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना, आपके बेशतर रोड रस्ते मलीर एक्सप्रेस वे, आपके कराची ठट्टा कैरेज वे, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद डाली, तभी इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे एतमाद करता है। सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुछ अफसोसनाक वाक़े माजी में हुए हैं और वही ये है कि क्यों लोग चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से दुश्मनी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस तरीके से लोगों पे हमले करें ताकि लोग यहाँ पे आते हुए डरें। और डरें क्यों? और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो। तो लोकल इन्वेस्टर को वो टच नहीं करते, वो क्यों इस तरह की चीज़ें करते हैं? ताकि लोगों में खौफ पैदा किया जाए। ये अब हमारी जिम्मेदारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस तरह के अनासर को कुचलें ताकि हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे वतन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। देखिए जी, इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई अगर मेरिट की भी बात की जाए तो सबसे बेहतर पॉलिटिक्स करने वाला, सबसे मैच्योर, सबसे पढ़ा लिखा और नौजवान, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है नौजवान ज़्यादा है, नौजवान शख्स कोई अगर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एलिजिबल हैं। नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनको तजुर्बा भी है। और जो उन्होंने जहाँ तक उनकी लिमिटेशन है, जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके की वो सियासी सोच रख रहे हैं, जिस तरह वो मेच्योर सोच रखे हैं, जिस तरह वो नफरत की सियासत को खात्मा चाहते हैं, जिस तरह वो पूरे पाकिस्तान को एक करना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने अपना नारा लगाया कि चुनो नई सोच को, सब मिलकर जो है काम करें, सब पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलें, हम नफरतों को ख़त्म कर दें, हम जो भी इस वक्त भाई से भाई की लड़ाने की साजिश है उसको ख़त्म कर दें। उन्होंने बलदियात में नारा लगाया था कि जी हम सबका कराची, हम सबका पाकिस्तान। तो जो शख्स इस तरह की सोच रख रहा है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है कि जल्द अज जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। जी देखिए जी, हादसा के लिए आपकी बात सही है। मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि आईजी साहब ने भी कहा कि जी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी गाड़ी अगर कोई चलाए तो वो गाड़ी जब्त की जाए। मैं इसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करता हूँ कि अंडर एज लोग गाड़ियाँ चलाते हैं जो कि नहीं चलानी चाहिए। और मैं वालिदैन को कहता हूँ, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के दुश्मन ना बने। अगर आपके बच्चे के पास लाइसेंस है या आपके पास लाइसेंस है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है और किसी को नुकसान हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके बच्चे से या आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कानूनन कत्ल है, मर्डर है। तो बराए मेहरबानी आंखें खोलें। और अब जो हम भी उसमें जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि गाड़ियों की फिटनेस की बात करें, जो आपने बात की खूनी हादसा, डेफिनेटली इसमें ड्राइवर की कोताहियां भी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के पास नहीं है, गलत तरीके से अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिला है वो भी। और दूसरा ये कि गाड़ियाँ में शायद फिजिकल फिटनेस नहीं है, उसमें हमारा भी कसूर है। मैं अपने कसूर को मानते हुए आगे चलूँ, तो इसलिए हम भी उसी तरह सीरियस एक्शन ले रहे हैं कि हम गाड़ियों को भी फिट रखें, ड्राइवरों को फिट रखें और लोगों को ये अक्ल दे। ड्राइविंग सेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप जाके देखेंगे हमारे लोग, अच्छा ये तो हुकूमत नहीं कर रही ना, चलो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत का काम है। हमारे लोग, अभी आप मेरे साथ चले, मैं आपको गाड़ी में बिठाता हूँ कि फुटपाथ पे लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई है, मोटरसाइकिलें पार्क की हुई हैं। लोगों ने जो है 4-4 रोज गाड़ियों की पार्किंग रखी हुई है, एक सिंगल रोज चल रही है हमारे शहर में। मतलब लोगों का को इतना पेशेंस नहीं कि भाई गाड़ी की मैं साइड में पार्क करके बच्चों के स्कूल में जाके उठा लूँ। आप स्कूलों के बाहर जहाँ पे भी है, आप स्कूल के आवर्स में चले जाएं, जब छुट्टी के आवर्स में या
ड्रॉप करने या पिक करने के बाद में आपको 3-3 लाइनें मिलती हैं। अब ज़ाहिर ट्रैफिक पुलिस है, एक लिमिटेड ट्रैफिक पुलिस वो अपना काम करे, लेकिन हम लोग अपना सेंस क्यों नहीं यूज़ करते? हम सिर्फ ये बात क्यों करेंगे, हम सिर्फ डंडे की ज़ुबान ही समझेंगे, हम खुद प्यार से कोई ज़ुबान नहीं समझेंगे। आपने एक्सीडेंट्स की बात की, अगर रेड लाइन है ट्रैफिक सिग्नल में तो हमें रेड लाइन का मकसद क्या है? किसको नहीं पता कि रेड लाइन का मकसद क्या है? कि गाड़ी स्टॉप कर दो। तो हमने वो सिग्नल क्यों तोड़ना है? क्यों हमने तोड़ना है? तो मकसद ये कि क्योंकि हम लोग खुद अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ ये चले, या तो हम ज़्यादा फाइन करना शुरू कर दें, हुकूमत ज़्यादा सख्ती करना शुरू कर दे, जो रेड लाइन को तोड़ उसको जेल में डाल दे, तो फिर तो लोग समझेंगे। तो मकसद ये कि कुछ हमारे अपने सिविक सेंस, सिविक इश्यूज़ हैं जिसको हम ठीक करें, तभी ये मुआशरा ठीक होगा, तभी ये मुल्क बेहतर हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।